कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 18th वीडियो में आज हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सी प्रोग्राम की सहायता से किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, किसी फाइल से कोई डेटा रीड कर सकते हैं, किसी फाइल में कोई डेटा राइट कर सकते हैं और कोई पर्टिकुलर फाइल को क्लोज कर सकते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग में फ़ाइल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें ये फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इस बात को समझने के लिए पहले आप एक प्रोग्राम देखिए जिसमें फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप ये प्रोग्राम देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम में फ़ाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हुआ है। तो अब इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम क्या आती है? इस प्रोग्राम में प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मुझे एक मैसेज मिला, एंटर नंबर। ये मैसेज मुझे कहाँ से मिल रहा है? ये मैसेज स्कैनफ फंक्शन की वजह से मिल रहा है। जब भी हम स्कैनफ फंक्शन का उपयोग करेंगे तो टर्मिनल में, ये देखिए ये प्रोग्राम कहाँ रन होता है, इसको हम आउटपुट विंडो कह सकते हैं, कंसोल विंडो कह सकते हैं या टर्मिनल कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रोग्राम का इनपुट या आउटपुट हमको देना या लेना होता है। तो अब देखिए जैसे ही इस प्रोग्राम को रन किया तो इस प्रोग्राम ने मुझे इनपुट कहाँ से मांगा? टर्मिनल से मांगा। ठीक है, टर्मिनल में ये मैसेज आया कि एंटर नंबर, तो मैंने एक नंबर एंटर कर दिया। ठीक है, अब ये स्कैनफ की वजह से ये मैसेज आ रहा है, मैंने एंटर किया। अब देखिए ये मुझे मैसेज दिखा कि 10 इज़ नॉट अ पावर ऑफ 2। तो ये मैसेज मुझे कहाँ से मिला? ये मैसेज मुझे इस प्रिंटफ लाइन से मिला। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंटफ फंक्शन जो होता है वो कंसोल में आउटपुट देता है या टर्मिनल में आउटपुट देता है। लेकिन कंसोल में या टर्मिनल में इनपुट और आउटपुट देने में प्रॉब्लम क्या है? कंसोल में इनपुट या आउटपुट देने की प्रॉब्लम ये है कि अभी देखिए ये इनपुट आउटपुट आपके सामने है, लेकिन अगर मैं इस आईडी, इस वीएस कोड को बंद कर दूं, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर को मैं बंद कर दूं और दोबारा इसको फिर से मैं ओपन करूं, तो क्या होगा कि जो भी आपने इनपुट और आउटपुट दिया था वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, मेरा डेटा जो है वो परमानेंटली सेव नहीं हुआ। जब मैंने दोबारा इस सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो डेटा सब गायब हो गया। मैं कितने बार भी इस प्रोग्राम को रन कर लेता, कितने सारे डेटा में मैं चेक कर लेता, लेकिन जब मैं दोबारा ओपन करूंगा तो सारा डेटा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है किसमें? जब हम कंसोल में इनपुट या आउटपुट लेते हैं तब। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को फाइल हैंडलिंग का उपयोग करके लिखूं, ठीक है, देखिए मैंने इसी सेम प्रोग्राम को फाइल हैंडलिंग का उपयोग करके लिख दिया है ना। सारा कॉन्सेप्ट वही है, इनपुट आउटपुट वही है, बस इस प्रोग्राम में मैंने क्या कर दिया? फाइल हैंडलिंग का उपयोग कर लिया। अब फाइल हैंडलिंग का उपयोग करके हमारे साथ अच्छी बात क्या होगी कि अब हमें इनपुट और आउटपुट गायब हो जाएगा, इस बात की चिंता नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे इनपुट लेने के लिए अब हमें इनपुट कंसोल से या टर्मिनल से नहीं लेना है। अब इनपुट लेने के लिए हमारे पास एक फ़ाइल है input.txt, हम उससे इनपुट लेंगे, और आउटपुट के लिए हमारे पास एक और फाइल है output.txt। हम चाहे तो जितने भी इनपुट और जितने भी आउटपुट इन फाइल्स में रख सकते हैं और ये फाइल्स हमारी परमानेंटली हमेशा बनी रहेंगी हमारे कंप्यूटर में। और ये फाइल कहाँ सेव होती है? ये फाइल वहीं सेव होगी जहाँ पे आप अपना प्रोग्राम सेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने file.c नाम का प्रोग्राम बनाया है, ये देखिए ये प्रोग्राम है, और यहीं पे ये देखिए input.txt फाइल है। ठीक है, इस input.txt फाइल में मैंने एक इनपुट रखा है अभी 8। ठीक है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा इनपुट रखने हैं फिर आपको अपने प्रोग्राम में लूप्स वगैरह ऐड करने पड़ेंगे। फिलहाल सिंपल रखने के लिए, प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए मैंने बस एक ही इनपुट लिया है। आप मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं, लेकिन फिर उसको हैंडल करने का तरीका अलग होगा। मैं अपनी जो प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है जिसमें मैं 500 सी प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, उसमें मैं इस तरीके के प्रॉब्लम को ऐड कर दूंगा जिसमें मैं मल्टीपल इनपुट्स ले लूँगा इस फाइल से। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे बस समझने के लिए कि अब हम इनपुट किसी फाइल से लेंगे और आउटपुट भी किसी फाइल में सेव करेंगे। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, अब हमारा कंसोल का काम ख़त्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने स्कैनफ यूज़ नहीं किया है। अब यहाँ पे देखिए ये प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ये प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा? ये प्रिंटफ फंक्शन हमारे टर्मिनल में ही आउटपुट देगा, क्योंकि ये प्रिंटफ है। अगर हमें फाइल में लिखना होता तब हम अलग फंक्शन का उपयोग करते। कौन से फंक्शन का उपयोग करते हैं? एफ प्रिंटफ का। ठीक है, उसी तरीके से फाइल से रीड करने के लिए हम एफ स्कैनफ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं?
कोई एक्सटर्नल फाइल से इनपुट रीड कर रहे हैं और किसी एक्सटर्नल फाइल में आउटपुट को राइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये प्रिंटफ क्या कर रहा है, इस बात को समझने के लिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखिए, ये प्रिंटफ तब काम करेगा जब ये फाइल ओपन नहीं होगी। कौन सी? ये वाली फाइल दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जब ये फाइल ओपन नहीं होगी, कौन सी? input.txt। अब input.txt कब ओपन नहीं होगी? अगर हमारे इस फोल्डर में input.txt नहीं है। मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब इस फोल्डर में input.txt नहीं है और इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो देखिए हमें एरर आएगा। क्या एरर आएगा? कि एरर input.txt फाइल नॉट फाउंड, ठीक है। input.txt फाइल नहीं मिली तो वो एरर कहाँ दिखेगा हमें? वो एरर टर्मिनल में दिखेगा। लेकिन अगर input.txt है हमारे पास, जिसको हम फिर से बना देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना देता हूँ जो कि टेक्स्ट फाइल है और इसका नाम रख देता हूँ मैं क्या? इनपुट, ठीक है। तो input.txt फाइल हमारे पास है जिसमें एक इनपुट रख देता हूँ मैं 8 और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास इनपुट फाइल है। अब इस फाइल से अब डेटा रीड होगा, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ। देखिए रन कोड मैंने किया। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमें मैसेज आया कि रिजल्ट रिटर्न सक्सेसफुली टू output.txt, ठीक है। ये मैसेज कहाँ से आया? ये मैसेज यहाँ से आया। देखिए ये यहाँ से, ये printf, ठीक है। जब भी printf लिखेंगे तो वो आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा? टर्मिनल मिलेगा। और fprintf लिखेंगे तो fprintf से हमारा आउटपुट कहाँ आ जाएगा? एक फाइल में, एक टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पे ये मैसेज हमें क्या बोल रहा है कि रिजल्ट रिटर्न सक्सेसफुली टू output.txt, मतलब output.txt फाइल में रिटर्न जो रिज़ल्ट था वो लिखा जा चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए हाँ, ये output.txt एक नई फाइल बन गई है। जब हम इसको ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया कि 8 इज़ अ पावर ऑफ 2, है ना। तो इस तरीके से अब ये जो दोनों इनपुट और आउटपुट फाइल हैं ये हमेशा रहेंगे, चाहे हम कंप्यूटर बंद कर दें, चाहे हम कंप्यूटर चालू रखें, कुछ भी करें। अब इन दोनों फाइल को जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये दोनों फाइल रहेंगी यहाँ पे। इसी को हम क्या कह रहे हैं? फाइल हैंडलिंग कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? सी प्रोग्रामिंग का उपयोग करके फाइल्स को हैंडल कर रहे हैं, है ना। इस तरीके के फाइल को हम हैंडल कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग का उपयोग करके। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरीके से हम सी प्रोग्राम का उपयोग करके फाइल्स को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। हम टर्मिनल में इनपुट आउटपुट पर ध्यान नहीं देंगे, हम फाइल्स में इनपुट आउटपुट लिखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं फाइल इनपुट आउटपुट का। तो जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और हमें उसमें डेटा को स्थायी रूप से या परमानेंटली रूप से सेव करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। वही मैंने बताया आपको कि जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसमें जो डेटा है अगर उसको हमें परमानेंटली सेव करना है तो इसके लिए हम फाइल हैंडलिंग का उपयोग करते हैं, ठीक है। फाइल इनपुट आउटपुट का मतलब होता है किसी फाइल से डेटा पढ़ना या उसमें डेटा लिखना, ठीक है। तो जब आपसे कोई फाइल IO बोले इनपुट आउटपुट तो मतलब आप समझ जाना कि हमें फाइल से डेटा रीड करना है और फाइल में ही डेटा को राइट करना है। सी लैंग्वेज में फाइल्स पर काम करने के लिए कुछ विशेष फंक्शन दिए गए हैं, जैसे कि अब सी लैंग्वेज में जब हमें फाइल्स पर काम करना है तो उसके लिए कुछ विशेष फंक्शंस हैं, जैसे कि fopen फाइल ओपन करने के लिए, fprintf फाइल में प्रिंट करने के लिए, fscanf फाइल से डेटा रीड करने के लिए, fclose फाइल क्लोज करने के लिए, fgetc फाइल से एक कैरेक्टर रीड करने के लिए और पुट सी मतलब फाइल पे एक कैरेक्टर राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ विशेष फंक्शन जिनका हम उपयोग करेंगे आज के इस वीडियो में। अब इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि फ़ाइल क्या होती है। व्हाट इज़ अ फाइल? फाइल एक ऐसी जगह होती है जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं ताकि उसे बाद में भी इस्तेमाल किया जा सके। यह डेटा टेक्स्ट या बाइनरी दोनों रूपों में हो सकता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा था कि हम डेटा को टेक्स्ट फाइल में किस तरीके से सेव कर सकते हैं। लेकिन फाइल दो तरह की हो सकती है, टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है और बाइनरी फाइल भी हो सकती है। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है कि इसमें डेटा रीडेबल कैरेक्टर्स आस्काई में होता है। एग्जाम्पल के लिए .txt .c, जब आप .txt और .c फाइल बनाते हैं तो उसका डेटा आप रीड कर सकते हैं। लेकिन जो बाइनरी फाइल बनती है, जो सिस्टम बनाता है जनरली, तो इसमें डेटा बाइनरी के रूप में होता है जो तेज और कॉम्पैक्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए .dat और .bin फाइल, इस फाइल को हम रीड नहीं कर सकते, कंप्यूटर इसको बनाता है अपने उपयोग के लिए, ठीक है। तो दो तरह की फाइल है जो कि हम उपयोग कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में।
अब उसके बाद हम शुरू करते हैं फाइल हैंडलिंग का मेन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम समझते हैं सबसे पहले कि फाइल पॉइंटर क्या होता है, क्योंकि फाइल पॉइंटर को ही समझने से हम आगे समझ पाएंगे कि बाकी फंक्शन किस तरीके से फाइल हैंडलिंग में उपयोग किए जाते हैं। तो सी में हर फाइल के साथ काम करने के लिए हमें एक फाइल पॉइंटर चाहिए होता है। तो जब भी सी प्रोग्रामिंग में हम फाइल्स का उपयोग करेंगे, जब भी हम फाइल बनाने की कोशिश करेंगे या फाइल बनाना चाहेंगे, तो उस फाइल को हैंडल करने के लिए हमें एक फाइल पॉइंटर चाहिए होगा हमेशा। बिना आप फाइल पॉइंटर को बनाए आप फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते सी प्रोग्राम में। यह पॉइंटर फाइल से जुड़ा रहता है और बताता है कि अगला ऑपरेशन कहाँ होगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। आपने एक fp नाम का, या आप यहाँ पे कोई भी नाम का फाइल पॉइंटर बना सकते हैं, ये बस वेरिएबल का नाम है, आप इसको देख के परेशान मत होइए। यहाँ पे fp लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ भी। ठीक है, आप लिख दीजिए कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, स्पेस नहीं होगा, यहाँ अंडरस्कोर होगा, है ना। कुछ भी नाम का एक पॉइंटर है। ठीक है, कुछ भी नाम का एक पॉइंटर है जो कि फाइल टाइप का है। किस टाइप का है? फाइल टाइप का है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी नाम का पॉइंटर किसी फाइल को पॉइंट कर सकता है, किसी फाइल को पॉइंट कर सकता है। और हमें पता है कि जब भी कोई पॉइंटर किसी को पॉइंट करता है, इसका मतलब उसे वो एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये कुछ भी इसलिए लिखा है ताकि आप ये समझ जाएं कि हमेशा हमें पॉइंटर का नाम fp नहीं रखना है, हम पॉइंटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आपका मन हो। ठीक है, लेकिन fp रखने से दिखता है, हमें समझ में आता है कि ये फाइल पॉइंटर है, इसलिए आप fp भी रख सकते हैं। और अगर आपका कुछ और मन है तो आप कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम फाइल बनाते हैं तो हमें एक पॉइंटर बनाना होता है जो कि फाइल टाइप का होता है। अब देखिए, अगर हमें किसी फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए जो फंक्शन होता है वो fopen नाम का फंक्शन उपयोग किया जाता है फाइल को ओपन करने के लिए। अब fopen फंक्शन का उपयोग किसी फाइल को खोलने के लिए किया जाता है। इससे हम बता सकते हैं कि फ़ाइल को पढ़ना है या लिखना। तो आप जब फाइल को ओपन करते हैं तो ओपन करने के तरीके से हम बता सकते हैं कि आप फाइल में कुछ पढ़ना चाहते हैं या फाइल में कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, दो लाइन समझते हैं पहले। देखिए यहाँ पे सबसे पहली लाइन में क्या किया गया है, एक fp नाम का एक पॉइंटर है। ठीक है, fp नाम का एक पॉइंटर है जो कि, अब देखिए fp नाम का पॉइंटर है, अभी ये पॉइंटर किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। फिर हमने क्या किया, हमने देखिए fopen नाम का एक फंक्शन लिखा। ठीक है, fopen हमने लिखा और fopen नाम के फंक्शन में हमने फाइल का नाम लिखा और मोड लिखा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए ये सिंटेक्स है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने fp नाम का पॉइंटर बनाया जो कि फ़िलहाल अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। उसके बाद में हमने देखिए एक फ़ाइल जो कि data.txt है। तो एक फ़ाइल है हमारे पास जिसका नाम है data.txt। ठीक है, तो ये फाइल है हमारे पास। ठीक है, इसका नाम क्या है, data.txt, ये फाइल है हमारे पास। अब इस फाइल को देखिए हमने किस मोड में ओपन किया है, राइट करने के मोड में ओपन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस फाइल में हम राइट करना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे ही हमने इस फाइल को ओपन किया राइट मोड में, उसके बाद में हमने क्या किया, इस फाइल का एड्रेस सेव कर दिया इस पॉइंटर में। ठीक है, ये फाइल किसी मेमोरी में किसी लोकेशन पर होगी, तो इसका एड्रेस हमने सेव कर दिया fp में। क्यों? क्योंकि fp क्या है, एक पॉइंटर है और हमें पता है कि पॉइंटर जो होता है किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। तो fp क्या करेगा, जहाँ पे भी ये फाइल होगी उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। तो इसका कहने का मतलब बस इतना है कि fp क्या कर सकता है, अब इस फाइल को पॉइंट कर सकता है, मतलब इस फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, और हमें ये करना ज़रूरी है, मतलब हम पॉइंटर के थ्रू ही किसी फाइल को एक्सेस करेंगे, इसीलिए आपको ये फाइल पॉइंटर बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिखा है कि यहाँ पे data.txt नाम की फ़ाइल को राइट मोड में खोला गया है। ठीक है, राइट मोड में ओपन किया गया है। उसके बाद फाइल के मोड क्या क्या होते हैं, राइट मोड तो हमने देख लिया, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या मोड होते हैं। देखिए, उसके अलावा रीड मोड होता है, मतलब रीड मोड में अगर हम किसी फाइल को ओपन करेंगे तो हम उस फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं। राइट मोड में ओपन करेंगे तो उस फाइल में डेटा हम राइट कर सकते हैं। अपेंड मोड में अगर ओपन करेंगे तो उस फाइल में कुछ पहले से डेटा लिखा रहेगा और हम उसमें नया डेटा लिखेंगे। ठीक है, अपेंड मोड में जब आप किसी फाइल को ओपन करेंगे, आपने एक फाइल है,
ठीक है। इसमें पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ लिखा हुआ है इसमें। अगर आपने इस फाइल को अपेंड मोड में खोला है, अपेंड मोड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लिखेंगे वो इसके बाद लिखाएगा, ठीक है, इसके बाद लिखेगा। लेकिन अगर आपने इसी फाइल को अगर आपने राइट मोड में खोल दिया है तो इस फाइल का जो पुराना डेटा होगा ना, सब कुछ मिट जाएगा और आपके पास ये ब्लैंक फाइल आ जाएगी। जो भी आप लिखेंगे वो नए सिरे से आप लिखेंगे, पुराना डेटा हट जाएगा। तो इसलिए अगर आपको कोई फाइल आप पहली बार बना रहे हैं और उसमें जो पिछला डेटा था उससे आपको मतलब नहीं है, तो आप राइट मोड में ओपन करिए। लेकिन अगर आपको उस फाइल में लिखना है पुराने लिखे कंटेंट के आगे, ठीक है, पुराने लिखे कंटेंट के आगे आपको लिखना है, तो उसको आप अपेंड मोड में ओपन करिए, ठीक है। देखिए फाइल के अंत में नया डेटा जोड़ता है कौन, अपेंड। उसके बाद देखिए कुछ एडवांस मोड भी हैं, जैसे कि R+, W+ और A+। R+ मतलब होता है कि रीड और राइट दोनों, W+ मतलब होता है कि राइट और रीड दोनों, और A+ मतलब होता है अपेंड और रीड दोनों, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी मोड उपयोग कर सकते हैं। अगर R मोड में फाइल नहीं मिली तो नल रिटर्न होता है। अगर आपने कोई फाइल रीड मोड में खोली है, ठीक है, और वो फाइल है ही नहीं, ठीक है, आपने जैसे मैंने आपको करके दिखाया था अभी जो मैंने प्रोग्राम रन किया था, कि अगर हमारे पास input.txt नहीं है, ठीक है, मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे input.txt मान लीजिए हमारे पास नहीं है ना। और मैं क्या कर रहा हूँ, इस फाइल को देखिए किस में खोल रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने फाइल ओपन किया होगा, यहाँ पे देखिए कहाँ पे, यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए जब मैंने फाइल को ओपन किया है तो मैंने किस में किया है, रीड मोड में ओपन किया है। अगर रीड मोड में मैं कोई फाइल ओपन कर रहा हूँ और वो फाइल है ही नहीं, ठीक है, मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा कि ये जो पॉइंटर होगा उसमें नल आ जाएगा। नल मतलब कि वो फाइल हमको नहीं मिली, इसीलिए ये कंडीशन सही हो जाएगी, ये वाली कंडीशन सही हो जाएगी और ये हमारे पास एरर मैसेज या मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। जैसे हम रन करें उसको तो क्या एरर आ रहा है, input.txt फाइल नॉट फाउंड। लेकिन अगर मैं इसको W मोड में ओपन करूं, ठीक है, W मोड में ओपन करूं तो क्या होगा, ये फाइल अगर नहीं है तो बन जाएगी, ठीक है, नहीं है तो क्या होगा, बन जाएगी और हमें ये एरर नहीं आएगी। लेकिन जब ये फाइल बनेगी तो ये फाइल तो खाली होगी, ठीक है, तो हमें कुछ आउटपुट भी नहीं मिलेगा, कुछ गार्बेज आउटपुट मिलेगा। मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए हमें अब ये वाली एरर नहीं मिलेगी। कौन सी एरर नहीं मिलेगी, ये वाली। क्यों, क्योंकि हमने W मोड में ओपन किया। W मोड में ओपन करने से क्या होगा, अगर फाइल नहीं है तो बन जाएगी। रीड मोड में ओपन करने से क्या होगा, अगर फाइल नहीं है तो एरर आ जाएगा। लेकिन देखिए इसने W मोड में ओपन होने की वजह से एक नई फाइल बना ली और नई फाइल बनाकर उसमें खाली रहा होगा वो फाइल, कुछ भी उसने गार्बेज वैल्यू ली और हमें कुछ भी रिजल्ट उसने रिटर्न कर दिया। एक बार देख लेते हैं कि आउटपुट में क्या आया है। इसको देखने के लिए मैं output.txt ओपन करूँगा और देखिए कुछ भी गार्बेज वैल्यू इसने ले लिया है, ठीक है। गार्बेज वैल्यू क्यों लिया है, क्योंकि सी प्रोग्राम में जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो प्रोग्राम अपने आप गार्बेज वैल्यू ले लेता है, ठीक है। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप सी प्रोग्राम आगे पढ़ते जाएंगे तो ये बातें आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे बस समझने वाली बात ये है कि अगर आपने किसी फाइल को रीड मोड में ओपन किया है तो आप ध्यान रखिए कि वो फाइल पहले से फोल्डर में बनी होनी चाहिए। अगर नहीं बनी है तो एरर आ सकता है, गार्बेज वैल्यू आ सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब फाइल में राइट कैसे करते हैं, अब इस बात को हम समझते हैं। अब राइट करने के लिए देखिए हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे fprintf, fputs, fputc, है ना। fprintf से हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन fputs से हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं फाइल में, और fputc से हम कैरेक्टर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देख लेते हैं। प्रोग्राम में कुछ है नहीं, मैं आपको पहले समझा देता हूँ प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है, हमने क्या किया, एक फाइल बनाया है। देखिए fp नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है, fp नाम का, ठीक है, जो कि फाइल टाइप का है। फाइल टाइप का होने से क्या होगा कि ये किसी फाइल को पॉइंट कर सकता है। अब हमने एक फाइल बनाया, कौन सा, student.txt, student.txt नाम की एक फाइल बनाई, ठीक है, और उसको हमने W मोड में ओपन किया। W मोड में ओपन होने से वजह से क्या होगा, अगर फाइल नहीं है तो बन जाएगी, और बनी है तो फिर तो बनी ही है ना। तो ओपन किया और ये जो फाइल है ये इसको fp पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मतलब ये फाइल को fp पॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने इसका एड्रेस इस fp में स्टोर करा दिया। अब हमने क्या किया, देखिए इस फाइल में
एफ प्रिंट एफ का उपयोग करके हम इस फाइल में कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो प्रिंट करने का जो सिंटेक्स होता है पहले हम बताएंगे कि किस फाइल पॉइंटर में हम प्रिंट कर रहे हैं। तो एफ पी फाइल पॉइंटर में प्रिंट कर रहे हैं और क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ये प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होगा इस फाइल में प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमने एफ क्लोज एफ पी, मतलब हमने एफ पी पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा था उसको हमने उस फाइल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ओपन किया था और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। एक बार मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, इसको रन करने पर हमें कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसी के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ, है ना। इसको पुराने प्रोग्राम को हटा देता हूँ और इसको टर्मिनल भी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको क्लीन दिखे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो फोल्डर हमारे पास था उसमें student.txt नाम की एक फ़ाइल बन जाएगी और उस फाइल के अंदर ये कंटेंट लिख के आ जाएगा। तो मैं रन करता हूँ और ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं उस फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट नाम की फ़ाइल बन गई और इसमें लिखा हुआ है हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं और उसमें कोई कंटेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यह आउटपुट हो गया। ठीक है इसका, और उसके बाद अगर आगे बढ़ें तो देखें कि डेटा हम कैसे रीड करते हैं किसी फाइल से। तो डेटा रीड करने के लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं एफ स्कैन एफ, एफ गेट एस और एफ गेट सी। ठीक है, एफ गेट एस से हम स्ट्रिंग रीड करते हैं और एफ गेट सी से हम कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। और एफ स्कैन एफ से रीड करने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर द्वारा बताना पड़ेगा कि हम क्या रीड करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को समझते हैं। इस प्रोग्राम में क्या है, ये stdio.h है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेन फंक्शन है। उसके बाद fp नाम का एक फाइल पॉइंटर बनाया गया है। तो fp नाम का हम एक फाइल पॉइंटर बना लेते हैं जो कि फाइल टाइप का है। फाइल टाइप का इसका मतलब किसी फाइल को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक टेक्स्ट नाम का कैरेक्टर एरे बनाया गया है। तो मैं एक टेक्स्ट नाम का एक कैरेक्टर एरे बना लेता हूँ जो कि 100 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये 100 कैरेक्टर्स को ये टेक्स्ट एरे स्टोर कर सकता है। ओके, उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं, एफ ओपन फंक्शन का हम उपयोग कर रहे हैं। एफ ओपन फंक्शन का उपयोग कर रहे हैं और हम ओपन क्या कर रहे हैं, student.txt, वो भी रीड मोड में। ठीक है, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं। तो हमें ध्यान बस ये देना है कि student.txt फाइल हमारे पास पहले से मौजूद होनी चाहिए। तो मैं student.txt नाम की एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, student.txt नाम से इसको मैं लिख देता हूँ, स्टूडेंट नाम की फ़ाइल है। ठीक है, स्टूडेंट नाम की फ़ाइल है जो कि रीड मोड में खोली गई है। रीड मोड में खोली गई है मतलब इस फाइल से हमें कुछ पढ़ना है। इसका मतलब कुछ लिखा होगा तभी तो हम इससे कुछ पढ़ना चाह रहे हैं। और हमने इसके एड्रेस को कहाँ स्टोर कर दिया है, इस fp नाम के वेरिएबल में। मतलब fp नाम का वेरिएबल इस फाइल को पॉइंट करेगा। अब देखिए अब हमने क्या किया, एफ गेट एस, जैसे कि हम जानते हैं कि एफ गेट एस फंक्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। अब एफ गेट एस फंक्शन के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने समझा था कि कैसे हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन कौन कौन से सी प्रोग्राम में उपयोग होते हैं उस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के पिछले वीडियो में था वो बात जिसमें हमने पढ़ा था कि इनपुट आउटपुट फंक्शन सी प्रोग्रामिंग में कौन कौन से उपयोग होते हैं। अब अगर आपको याद होगा तो एफ गेट एस फंक्शन जब हमने पढ़ा था तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे fp लिखा हुआ है यहाँ पे हमने कुछ और लिखा था। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे stdin लिखा था, stdin। ठीक है, क्योंकि हमें जो इनपुट लेना था वो स्टैंडर्ड इनपुट लेना था। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कंसोल से या टर्मिनल से इनपुट लेना था, इसलिए हमने यहाँ पे stdin लिखा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनपुट लेना चाह रहे हैं किससे, इस फाइल से। किस फाइल से, जो ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। कौन सा पॉइंटर, fp पॉइंटर। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे stdin नहीं लिखा है, यहाँ पे हमने fp लिखा है। fp मतलब वो पॉइंटर जो कि इस फाइल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इस फाइल से जो हम इनपुट लेंगे उसको हम टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जो कि ये हमने बनाया है। टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और हम एक बार में मैक्सिमम 100 कैरेक्टर ही लेंगे। ठीक है, 100 कैरेक्टर ही इनपुट लेंगे। ठीक है, तो ये है एफ गेट एस। ठीक है, एफ गेट एस फंक्शन है जो कि एक बार में एक स्ट्रिंग इनपुट लेगा और उस स्ट्रिंग में जो भी कंटेंट होगा, जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किए जाएंगे और एक बार में 100 कैरेक्टर ज़्यादा
वो स्टोर नहीं करेगा या एक्सेप्ट नहीं करेगा, और कहाँ से रीड करेगा, जिसको एफपी पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा उस फाइल से रीड करेगा। ठीक है, जब आप इतना समझ गए, अब ये देखिए इसके बाद प्रिंटफ फंक्शन लिखा हुआ है। ये प्रिंटफ फंक्शन सिंपल प्रिंटफ फंक्शन है जो कि टर्मिनल में हमें आउटपुट प्रिंट करके देगा। मतलब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो टर्मिनल में हमें क्या मिल जाएगा, मैसेज मिल जाएगा, जो भी इस फाइल में लिखा होगा। कौन सी फाइल में, student.txt में। ठीक है, उसमें की जो पहली स्ट्रिंग होगी वो हमारे टर्मिनल में प्रिंट होके आ जाएगी। उसके बाद हम फाइल क्लोज कर देंगे, और फाइल क्लोज करने के लिए हम उसी पॉइंटर का उपयोग करेंगे जिस पॉइंटर में के द्वारा हमने फाइल को ओपन किया था, या फाइल का एड्रेस जिस पॉइंटर के पास है। ठीक है, तो इतना सिंपल है ये प्रोग्राम। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, आपको इस प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन कर लेंगे तो आपको चीज़ें थोड़ा और क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब इस प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। लेकिन रन करने से पहले मुझे इस बात पे ध्यान देना होगा, क्योंकि मैं student.txt फाइल को रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ, तो ये student.txt फाइल मेरे उस फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पे मैंने इस पर्टिकुलर सी प्रोग्राम को सेव किया है। तो जैसे कि जब मैं उस फोल्डर को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे वो फाइल दिख रही है स्टूडेंट नाम की, जहाँ से मुझे डेटा रीड करना है। ठीक है, तो अगर ये फाइल है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा प्रोग्राम रन करेगा। और जैसे ही इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो रन करने के बाद मुझे मैसेज दिख जाएगा, हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इस फाइल को ओपन करके देखें तो इस फाइल में हेलो स्टूडेंट्स के अलावा एक और लाइन लिखी हुई है, वेलकम टू सी फाइल हैंडलिंग, और ये लाइन प्रिंट होके नहीं आ रही है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, ये लाइन प्रिंट होके क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि जो fgetS फंक्शन होता है वो एक बार में एक ही स्ट्रिंग को रीड करता है ना, एक बार में एक ही स्ट्रिंग को रीड करता है। और वो एक स्ट्रिंग कैसे डिसाइड हो रही है, वो एक स्ट्रिंग डिसाइड हो रही है इस स्लैशन से। स्लैशन मतलब कि देखिए जो पहली लाइन तो ये हो गई, और दूसरी लाइन कहाँ है, नेक्स्ट लाइन में है। तो जब भी हम fgetS का उपयोग करेंगे तो fgetS एक बार में एक ही लाइन को रीड करेगा, और ठीक है, और जैसे ही नेक्स्ट लाइन मिलेगी तो उस लाइन को वो रीड नहीं करेगा, एक बार में एक लाइन। तो अगर मैं क्या करूँ, इस नीचे वाले लिखे कंटेंट को अगर मैं इसी लाइन में पेस्ट कर दूँ तो क्या होगा, तब हमारा ये fgetS पूरी लाइन को रीड कर सकता है, फिर हमारा पूरा मैसेज प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पूरा मैसेज प्रिंट होके आ जा रहा है। लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आता है कि अगर हमारे पास ये दोनों लाइन अलग अलग लाइन में ही लिखी हुई हैं, तब हम कैसे इन दोनों लाइन को प्रिंट कर सकते हैं कंसोल में, वो भी एक साथ, है ना। जैसे कि अभी मैं रन करूँगा तो अभी सिर्फ पहली लाइन ही प्रिंट होके आ रही है। अगर मुझे दोनों लाइन प्रिंट करना है तो इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम लूप का उपयोग करें, जो कि सबसे जनरल और सबसे कॉमन तरीका है। हम लूप का उपयोग करते हैं, और लूप में हम ये बात कहते हैं कि जब तक इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में लाइंस मौजूद हैं तब तक कि इसमें से आप रीड करते रहिए। लेकिन लूप्स की चर्चा हम बाद में करेंगे, या मेरी जो सी प्रोग्रामिंग वाली सीरीज़ है जिसमें मैं 500 सी प्रोग्राम बना रहा हूँ, है ना, उसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं। जब आने वाले वीडियोस में, जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए जो प्लेलिस्ट है ना, ये इस प्लेलिस्ट में बल्कि मैं ये प्रोग्राम ऐड कर दूंगा जिसमें हम मल्टीपल लाइंस को रीड कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइंस को रीड कर सकते हैं लूप की सहायता से। लेकिन फ़िलहाल आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको रीड करना है ना, ये दोनों लाइन को रीड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको ऐसा कर लीजिए कि यहाँ से कॉपी करके और इसको पेस्ट कर लीजिए यहाँ पे नीचे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पहली बार fgetS फंक्शन चला, है ना, और ये 100 कैरेक्टर रीड करेगा, मतलब पहली लाइन रीड करेगा और उसको प्रिंट कर देगा हमारा कंसोल में या टर्मिनल में। उसके बाद जब fgetS दोबारा चलेगा तो ये कहाँ से रीड करेगा, ये जहाँ तक उसने रीड कर लिया है ना उसके बाद रीड करेगा। क्यों? क्योंकि फाइल पॉइंटर जो है इस बात का ध्यान रख रहा है कि कहाँ तक का टेक्स्ट जो है वो रीड किया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि फाइल पॉइंटर की मदद से ही हम उस टेक्स्ट को एक्सेस कर रहे हैं। तो जब मैं 2 बार लिख दूंगा तो जो नेक्स्ट लाइन में जो स्ट्रिंग लिखी हुई ना वो भी प्रिंट होके
आ जाएगी। तो इसको मैं रन करके दिखा दूं आपको। देखिए जैसे मैंने रन किया तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी फाइल हैंडलिंग। लेकिन ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है। अगर हमारे पास क्या 20 लाइन हुई तो क्या हम 20 बार ये चीज़ लिखेंगे? तो नहीं, ये बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं है। इसका जो सही तरीका है वो है लूप का उपयोग करके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी फाइल से रीड कर सकते हैं डेटा को। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखें क्या है, ये हो गया हमारा आउटपुट। और उसके बाद देखिए फाइल को क्लोज़ करना ज़रूरी है। जब भी हम फाइल का उपयोग कर लें, पूरा हमारा काम हो जाए, तो जब भी हम फाइल पर काम पूरा कर लें तो उसे बंद करना ज़रूरी है। इसके लिए क्लोज़ फंक्शन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी फाइल को क्लोज़ करना हो तो एफ क्लोज लिखकर उस फाइल का पॉइंटर लिख देंगे जिस फाइल को हमें बंद करना है। यह फाइल के सभी चेंजेस को सेव करता है और मेमोरी को फ्री करता है। ठीक है, तो ज़रूरी है, आपको ये करना चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमें फाइल से एक कैरेक्टर रीड करना हो तो एफ गेट सी का उपयोग करेंगे। अगर हमें एक कैरेक्टर लिखना हो तो एफ पुट सी का उपयोग करेंगे। स्ट्रिंग रीड करना हो तो एफ गेट एस का उपयोग करेंगे और स्ट्रिंग को राइट करना हो तो एफ पुट एस का उपयोग करेंगे। उसके बाद देखिए ये एग्जाम्पल है जिसमें हम रीड और राइट दोनों कर रहे हैं। मैं फटाफट एक बार आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ, है ना। बाकी प्रोग्राम इजी है, पहले मैं आपको प्रोग्राम समझा देता हूँ, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अगर समझ में आ जाए तो फिर टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, अगर समझ में आ जाए तो। ठीक है, देखिए हैज़ इंक्लूड stdio.h है, उसके बाद मेन फंक्शन है, उसके बाद हमने एक फाइल पॉइंटर बनाया fp नाम का। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमने f ओपन किया किसको, info.txt को। एक फाइल है हमारे पास info.txt। ठीक है, अगर ये फाइल पहले से बनी तो अच्छी बात है, नहीं बनी है तो हमने राइट मोड में ओपन किया तो ये फाइल बन जाएगी। ठीक है, और इस फाइल को ये fp पॉइंटर पॉइंट करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस फाइल में प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग इज़ फन। तो इस फाइल में हमने लिख दिया सी प्रोग्रामिंग इज़ फन। उसके बाद हमने इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। ठीक है, क्लोज़ कर दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, इस फाइल को, इसी फाइल को देखिए info.txt को हमने रीड मोड में ओपन किया और रीड मोड में ओपन करके हमने एफ गेट एस का उपयोग करके जिस लाइन को हमने ऊपर लिखा था उसी लाइन को हमने रीड कर लिया। और रीड करके डेटा नाम के, देखिए डेटा नाम के कैरेक्टर एरे में, डेटा नाम का एक कैरेक्टर एरे भी हमने बनाया है जो कि 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। कितने? 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकता है। तो हमने एफ पी पॉइंटर जिस फाइल को पॉइंट कर रहा है उसके कंटेंट को, उसकी एक लाइन को हमने रीड करके डेटा नाम के वेरिएबल में, डेटा नाम के एरे कैरेक्टर में, ये कैरेक्टर एरे में हमने स्टोर कर दिया। उसके बाद में देखिए प्रिंटफ लिखा है, मतलब हमने कंसोल में इस डेटा को प्रिंट कर दिया और हमने फाइल को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं आपको फटाफट इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट किया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और उसके बाद मैंने टर्मिनल को क्लियर कर दिया और मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए info.txt फाइल जो हम बना रहे हैं ये पहले से हमारे इस फोल्डर में नहीं है, info.txt नहीं है। जैसे मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो पहले info.txt बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको भी समझाया। तो देखिए फाइल कंटेंट सी प्रोग्रामिंग इज़ फन, यहाँ पे क्या हुआ, पहले info.txt बना, उस पर ये चीज़ लिखी गई, फिर info.txt खुला और उसमें से ये चीज़ रीड की गई और रीड की करने के बाद डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर की गई और डेटा नाम के वेरिएबल से हमें ये कंटेंट टर्मिनल में मिल गया। ठीक है, इस बात को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि info.txt बना है, ये देखिए जिसमें हमारा कंटेंट लिखा हुआ है और उसके बाद में यहाँ पे देखिए आउटपुट में भी ये चीज़ हमारी आ गई है। तो इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमें फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में और आगे क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो अब हमें समझना है कि एरर चेकिंग क्या होती है फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में। कभी कभी फाइल खुल नहीं पाती, जैसे नाम गलत और फाइल मौजूद न होने की स्थिति में। इस स्थिति को संभालने के लिए हम fp = null का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मैंने आपको एक बार शुरुआत में अभी करके दिखाया था कि रीड मोड में हमने फाइल ओपन किया था और वो फाइल प्रेजेंट नहीं थी, है ना। अगर रीड मोड में हमने किसी फाइल को ओपन किया है और वो फाइल प्रेजेंट नहीं है तब क्या होगा, वो जो fp पॉइंटर होगा उसको एक वैल्यू मिलेगी नल, है ना। नल वैल्यू मतलब कि ये fp पॉइंटर किसी फाइल को पॉइंट नहीं कर रहा है। तब इस स्थिति में हमें एक एरर मैसेज देना चाहिए, जैसे कि इस प्रोग्राम में करके दिखाया है। मैं इस प्रोग्राम को समझाता हूँ तब आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए इस प्रोग्राम में हमने इंक्लूड किया stdio.h को, उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने एक fp नाम का पॉइंटर बनाया।
ठीक है, fp नाम का पॉइंटर बनाया। अब देखिए ये सब कमेंट है, इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आपको मेन टेक्स्ट दिख रहे हैं इस पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, fp नाम का है ना, मैं बार बार बी लिख दे रहा हूँ, fp नाम का एक मैंने क्या बनाया, पॉइंटर बनाया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि f ओपन डेटा डॉट txt को हमने रीड मोड में ओपन किया, हमने एक फाइल जो कि जिसका नाम डेटा डॉट txt है उसको रीड मोड में ओपन किया। लेकिन अगर उस फोल्डर में हमारे पास डेटा डॉट txt फाइल है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा, ये f ओपन फंक्शन रिटर्न करेगा क्या, नल रिटर्न करेगा। मतलब कि इस fp में क्या स्टोर हो जाएगा, इस fp में स्टोर हो जाएगा नल मतलब कि कोई फाइल नहीं है डेटा डॉट txt नाम की, मतलब fp की वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई। अगर डेटा डॉट txt होता तो ये fp पॉइंटर उस डेटा डॉट txt को पॉइंट करता, लेकिन ऐसी कोई फाइल नहीं है, तो इसलिए ये जो f ओपन फंक्शन होगा इस fp पॉइंटर को नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें एक कंडीशन लगानी चाहिए हमेशा, है ना, हमेशा कंडीशन लगानी चाहिए कि अगर fp की वैल्यू नल है, जो कि इस केस में है, तो fp की वैल्यू अगर नल है तो एक एरर मैसेज हमें दिख जाए। ठीक है, कि एरर फाइल नॉट फाउंड, printf प्लीज़ मेक श्योर दैट डेटा डॉट txt एग्जिस्ट इन द करेंट फोल्डर, है ना। और अगर मान लीजिए कि फाइल है, अब मान लीजिए कि डेटा डॉट txt फाइल है, यहाँ पे हम फाइल बनाए थे डेटा, ठीक है, डेटा डॉट txt है, तो इस लाइन से क्या होगा, ये fp पॉइंटर इसको पॉइंट करने लग जाएगा, है ना। जब इसको पॉइंट करेगा तो fp की वैल्यू अब नल नहीं है, तो हमें ये एरर मैसेज नहीं आएगा, एल्स में जाएगी कंडीशन और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कि फाइल ओपन सक्सेसफुली, है ना। देखिए इसको रन करके दिखाता हूँ, ये हो गया, है ना। इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, टर्मिनल को क्लियर कर लिया। अब देखिए जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो डेटा डॉट txt नाम का कोई फाइल हमारे इस फोल्डर में नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेटा डॉट txt नाम की कोई फाइल नहीं है। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमें एक एरर मैसेज आएगी। क्या एरर मैसेज आएगी कि फाइल नॉट फाउंड, प्लीज़ मेक श्योर दैट डेटा डॉट txt एग्जिस्ट इन करेंट फोल्डर, है ना। ये जो एरर आई है ये क्यों, क्योंकि जब फाइल मिली नहीं तो नल रिटर्न हुआ, fp में नल आ गया, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई और ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर मैं इस फोल्डर में एक फ़ाइल बना दूं, क्या नाम की, डेटा डॉट txt नाम की, तो डेटा नाम की मैंने एक फ़ाइल बना दी और बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टाइप है ना, तो उसमें परेशान नहीं होना, डेटा बस लिख दीजिए आप, काम हो जाएगा। अब फाइल बन गई है, अब मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँगा तो देखिए मैसेज क्या आया, फाइल ओपन सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स वाला जाके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, फाइल ओपन सक्सेसफुली। तो जब भी आप फाइल पॉइंटर का यूज़ करें, जब भी आप फाइल हैंडलिंग का उपयोग करें, तो आप इस तरीके से कंडीशन ज़रूर लिख दीजिए। उससे क्या होगा, जब कभी आपकी फ़ाइल नहीं खुलेगी तो एक प्रॉपर मैसेज आपको दिखेगा, जिससे आपका प्रोग्राम ज़्यादा समझने योग्य बनेगा, है ना। उसके बाद में अब समरी है, देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा कि f ओपन का यूज़ करके हम फाइल खोल सकते हैं, f printf और f scanf की मदद से हम फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं, f क्लोज की सहायता से हम फाइल बंद कर सकते हैं, और if कंडीशन का उपयोग करके fp की वैल्यू नल है कि नहीं इस बात को चेक करके हम एरर को चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट आज हमने पढ़ा। आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि फाइल हैंडलिंग प्रोग्रामिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि यह हमें डेटा को स्थायी रूप से सेव करने की सुविधा देता है। इसके बिना प्रोग्राम का डेटा रन होने के बाद मिट जाता है। इसलिए हर सी प्रोग्रामर को फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शन अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा या आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इस नोट्स से पढ़ना है, जिस नोट से मैंने आपको पढ़ाया अभी, तो इस नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे चैनल में। आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव का लिंक है, तो इस लिंक में मैं इस ड्राइव में सारे नोट्स को मैं अपलोड कर देता हूँ। आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक फ़ोल्डर मिलेगा, इसमें आपको ये सारे नोट्स आपको ये मिल जाएंगे। आप यहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।